हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम शक्ति पंप्स स्टॉक की कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। एकदम डिटेल में सभी चीज़ों को समझने वाले हैं। अगर आप इस स्टॉक के बारे में डिटेल में जानकारी लेना चाहते हो तो ये एक मात्र वीडियो आपके लिए काफ़ी हो सकती है। तो इसलिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियोज मिलते हैं। तो चलो सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। यहाँ पर देखो कई जरिए शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड इज primarily engaged in manufacturing of pumps and motors of various kinds. It also offers advanced water pumping solutions to a wide range of applications such as irrigation, horticulture, domestic water supply, commercial and industrial applications. Its brand Shakti is well received in the domestic and international markets. समझो इस चीज को थोड़ा ध्यान से। ये जो कंपनी है ये अलग अलग प्रकार के पंप्स एंड मोटर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड उनको सेल करती है। साथ ही साथ ये कंपनी एडवांस्ड वाटर पंपिंग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है अलग अलग एप्लीकेशंस के अंदर। लाइक यहाँ पर देखो इरिगेशन, हॉर्टिकल्चर, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। ठीक है। एंड कंपनी की जो ब्रांड है शक्ति, इनकी प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी है बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स में। ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट हो गया पंप्स का सेगमेंट। यहाँ पर देखो अलग अलग प्रकार के पंप्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी एंड उनको सेल करती है, जिसमें देखो सबमर्सिबल पंप्स, सोलार पंप्स, वर्टिकल मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, मोनो एंड सक्शन पंप्स, प्रेशर बूस्टर पंप्स, वेस्ट वाटर पंप्स, ओपन वेल पंप्स, हेलिकल पंप्स etc। ठीक है। तो काफ़ी सारे तरह तरह के पंप्स ये कंपनी बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट हो जाता है यहाँ पर मोटर्स का, जिसमें अलग अलग प्रकार के मोटर्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। देख सकते हो सबमर्सिबल मोटर्स, एनहांस्ड एफिशिएंसी सिस्टम, सरफेस मोटर्स, शक्ति स्लिप स्टार्ट, द सिंक्रोनस मोटर। तो ये सभी मोटर्स की मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। इन हाउस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनती हैं। ठीक है। तो सबमर्सिबल के अंदर या फिर जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर जो मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है वो मोटर्स इनको किसी दूसरे कंपनी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो मोटर्स भी ये कंपनी खुद से मैन्युफैक्चर करती है। कई सारे कंपनीज में इस प्रकार की चीज़ें होती हैं कि कंपनी वो प्रोडक्ट्स बनाती तो हैं लेकिन अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं वो दूसरे कंपनीज के होते हैं। मोटर्स किसी और कंपनी का हो जाता है और भी अदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो दूसरे कंपनी से मंगाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो कंपनी है ये सारी चीज़ों को इन हाउस बिल्ड करती है, मैन्युफैक्चर करती है। अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर कोई इसी टाइप की कंपनी है जो कि मान कर चलो सबमर्सिबल की मैन्युफैक्चरिंग करती है लेकिन उनके अंदर मोटर्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, तो वो कंपनी क्या करेगी, मोटर्स इस कंपनी से खरीद लेगी और वो अपने प्रोडक्ट्स में लगाकर फिर मार्केट में बेचेगी। तो इस प्रकार की भी चीज़ें होती है। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेगमेंट है कंट्रोलर्स का। तो कंट्रोलर्स के अंदर देखो यूनिवर्सल सोलर पंप कंट्रोलर, शक्ति सोलर ड्राइव, शक्ति इलाइट सॉफ्ट स्टार्टर etc। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर अदर्स का सेगमेंट, जिसके अंदर देखो मैकेनिकल सील, हाइड्रोन्यूमेटिक पीएलसी, पैरामीटर सेटिंग, मैनुअल एंड बूस्टर सिस्टम। तो ये अलग अलग सेगमेंट्स में कंपनी जो है ये प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड उनको बाजार में बेचती है अपने ब्रांड शक्ति के नाम से। ठीक है। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड इनका बिजनेस है। इधर अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी देखो एक और सेगमेंट है यहाँ पर ईवी का सेगमेंट। तो ईवी के सेगमेंट में भी कंपनी जो है ये एंट्री ले चुकी है FY22 में ही। यहाँ पर देखो शक्ति ईवी मोबिलिटी was incorporated as their wholly owned subsidiary in FY22 and is engaged in manufacturing and sale of EV motors, charging stations, battery management systems, electric control panels, smart electric control panels, VFDs etc। तो देखो दोस्तों ये जो कंपनी है ये FY22 के अंदर अपनी एक वोली ऑन्ड सब्सिडरी कंपनी स्टार्ट की है जिसका नाम है शक्ति ईवी मोबिलिटी, जिसके अंदर ये जो कंपनी है ये ईवी मोटर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड उनको सेल करती है ईवी प्लेयर्स के पास। ठीक है। साथ ही साथ ये कंपनी चार्जिंग स्टेशंस, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स, इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल्स, स्मार्ट इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल्स, VFDs के अंदर भी काम करती है। ठीक है। SPIL board has
approved investments of Rs 114.3 crores in Shakti EV mobility over 5 years. Their investment in the subsidiary has now reached Rs 26.92 crores. Shakti EV has already catered to the two-wheeler and three-wheeler segments and is in the process of testing and developing of other products. देखो दोस्तों, ये जो कंपनी है, इनकी जो मेन पेरेंट कंपनी है शक्ति पंप्स, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इनके बोर्ड ने शक्ति ईवी मोबिलिटी के अंदर नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए 114.3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की अप्रूवल दी है। ठीक है, ओवर 5 इयर्स। ठीक है, 5 साल में ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होने वाली है इस सब्सिडरी कंपनी के अंदर, जिसमें अभी तक अगर हम बात करें तो 26.92 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी है। एंड अभी ये जो कंपनी है ये कैटर करती है टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर्स के सेगमेंट्स को। ठीक है, एंड उसके बाद की अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है ये अदर प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग एंड डेवलपिंग का काम भी कर रही है। ठीक है, तो ईवी के सेगमेंट में ये जो कंपनी है ये काफ़ी ज़्यादा ध्यान देकर चल रही है। टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स के लिए तो ये कंपनी फिलहाल काम करती है, लेकिन आगे अदर प्रोडक्ट्स के अंदर भी ये जो कंपनी है इनकी टेस्टिंग एंड डेवलपिंग का काम चल रही है। कंपनी की R&D की फैसिलिटी है बढ़िया तरीके से, R&D के ऊपर भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन तरीके से ध्यान देती है। ठीक है, एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं फिलहाल कंपनी के। ठीक है, एंड यहाँ पर देखो ये प्रोडक्ट्स के इमेजेस हैं, इमेजेस के माध्यम से भी आप लोग समझ सकते हो ये जो पंप्स हैं अलग अलग प्रकार के, इनकी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करती है कंपनी। ठीक है, एंड उसके बाद आगे देखो यहाँ पर कंट्रोलर्स, तो ये सभी कंट्रोलर्स की मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है, यहाँ पर इमेजेस के माध्यम से भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एप्लीकेशंस की बात करें तो देखो इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड्स किन किन सेगमेंट्स के अंदर होती है, किन किन सेक्टर्स के अंदर होती है, ये आप लोग समझ लो। यहाँ पर देखो एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, सोलर एंड सीवेज एंड ड्रेनेज। ठीक है, तो इन सभी सेक्टर्स के अंदर इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड्स होती है। एंड उसके बाद यहाँ पर मार्केट शेयर की बात करें तो कई जरिए द कंपनी होल्ड्स अ डोमिनेंट पोजीशन विद अप्रोक्सीमेटली 24% मार्केट शेयर इन द डोमेस्टिक सोलर पंप मार्केट अंडर द PM कुसुम स्कीम। ठीक है, तो PM कुसुम स्कीम के तहत कंपनी की सोलर पंप के मार्केट में यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट शेयर की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 24% की रही है। ठीक है, जो कि पहले 30% की थी। अभी थोड़ी सी जो मार्केट शेयर है ये घट चुकी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर देखा जाए तो ठीक है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर आगे देखो रेवेन्यू फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से कंपनी की जो रेवेन्यू है इसमें काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पर देख सकते हो FY20 के अंदर 122 करोड़ की रेवेन्यू आई थी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, जो कि 21 में बढ़कर 542 करोड़ पर पहुंच गई, फिर 22 में बढ़कर 814 करोड़ पर पहुंच गई, 23 में यहाँ पर गिरावट आई 623 करोड़ पर आ गई, लेकिन फिर से FY24 के अंदर 945 करोड़ तक यहाँ पर पहुंच गई। ठीक है, तो रेवेन्यू के अंदर शानदार ग्रोथ देखने को मिली है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से। एंड अगर हम FY20 टू FY24 के बीच बात करें तो 66.8% की CAGR ग्रोथ यहां पर हुई है। काफी शानदार ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है रेवेन्यू के अंदर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से। ठीक है, अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल प्रेजेंस को डिस्कस करते हैं। यहां पर देखो दोस्तों कंपनी की जो प्रेजेंस है ये 100+ कंट्रीज में है। लाइक यहाँ पर देख सकते हो नॉर्थ अमेरिका के अंदर 4 कंट्रीज में प्रेजेंस है, मिडिल ईस्ट में 26 कंट्रीज, अफ्रीका के अंदर 29 कंट्रीज, एशिया में 15 कंट्रीज, यूरोप में 26 कंट्रीज। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी ग्लोबल प्रेजेंस है कंपनी की। एंड अगर यहाँ पर हम रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो मिडिल ईस्ट से 21.3% की रेवेन्यू रही है, ये FY24 के अकॉर्डिंग बताई जा रही है। ठीक है, ये एक्सपोर्ट रेवेन्यू मिक्स है। एंड उसके बाद यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट से 17.4% की रेवेन्यू, फिर अफ्रीका से 21.4%, एंड फिर उसके बाद एशिया से 34.2% की रेवेन्यू, एंड फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 5.7% की रेवेन्यू। तो यहाँ पर अच्छी प्रेजेंस है कंपनी की। और देखो ऐसा नहीं है कि किसी एक साइड में काफ़ी बड़ी वेटेज है, काफ़ी बड़ी निर्भरता है कंपनी के अंदर। ठीक है, तो अच्छी बात है, बढ़िया तरीके से कंपनी जो है ये अपने बिजनेस को दूसरे देशों में बढ़ाकर चल रही है। ठीक है, प्रेजेंस जो है ये कंपनी की बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही देश के ऊपर कंपनी की जो डिपेंडेंसी है ये काफ़ी ज़्यादा है, ये अच्छी बात है। ठीक है,
और यहाँ पर मेजर जो यहाँ पर अभी रिवेन्यू हमें देखने को मिली है ये एशिया से देखने को मिली है 34.2% की। ये FY24 के अकॉर्डिंग है, मैं फिर से कह रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो अगर हम एक्सपोर्ट्स के माध्यम से रेवेन्यू की बात करें तो एक्सपोर्ट की जो रेवेन्यू है इसमें भी हमें ग्रोथ बढ़िया तरीके से देखने को मिली है। लगातार यहाँ पर देख सकते हो FY20 से लेकर FY24 तक, ठीक है, 128, 180, 185, 235 और फिर 286। तो FY20 टू FY24 की यहाँ पर अगर हम बात करें तो 22.3% की CAGR ग्रोथ यहाँ पर हुई है, काफ़ी अच्छी बात है। एंड यहाँ पर देखो अगर हम इंटरनेशनल ऑर्डर्स की बात करें तो कई जरिए सिक्योर्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्थ $35.3 मिलियन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ युगांडा फॉर सप्लाइंग सोलर पावर्ड वाटर पंपिंग, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ युगांडा के तरफ से कंपनी को $35.3 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, जिसमें क्या काम है, सोलर पावर्ड वाटर पंपिंग जो है ये सप्लाई करना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखो आगे कही जा रही है SPIL इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि IASA विच हैव फॉलोइंग डिमांड, ठीक है। तो ये डिमांड्स को कंपनी जो है ये पूरी करेगी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की ये जो कंपनी है एक पार्ट चुकी बनी हुई है। यहाँ पर जैसे देख सकते हो एग्रीगेटेड डिमांड फॉर मोर देन 2,70,000 सोलर पंप्स अक्रॉस 22 कंट्रीज, ठीक है। तो इतने सोलर पंप्स की डिमांड्स है तो ये डिमांड्स को कंपनी पूरी करेगी। मोर देन 1 गीगावाट ऑफ सोलर rooftop across 11 countries and more than 10 gigawatt of solar mini grids across 9 countries under its respective programs, ठीक है। तो काफी शानदार ग्लोबल प्रेजेंस है कंपनी की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो कंपनी के सब्सिडरीज की बात करें तो देखो यहाँ पर जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि एक सब्सिडरी कंपनी स्टार्ट की है ये कंपनी ने, जिसका नाम है शक्ति EV मोबिलिटी, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो एक है शक्ति एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों डोमेस्टिक तौर पे सब्सिडरीज कंपनी है। अगर हम फॉरेन सब्सिडरीज की बात करें तो यहाँ पर देखो USA के अंदर सब्सिडरी कंपनी है, फिर यहाँ पर UAE के अंदर एंड उसके बाद फिर बांग्लादेश के अंदर, तो इधर भी सब्सिडरीज कंपनीज हैं इनके, ठीक है। अच्छी बात है, ग्लोबल प्रेजेंस जो हम देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी शानदार है कंपनी की। अब यहाँ पर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो ये भी FY24 के अकॉर्डिंग है। ऑर्डर बुक कंपनी की जो है ये अप्रोक्सीमेटली 2400 करोड़ की है, काफ़ी बढ़िया है। एंड यहाँ पर देखो कही जा रही है टू बी एग्जीक्यूटेड विद इन नेक्स्ट 18 मंथ्स, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर बुक है ये एग्जीक्यूट किए जाएंगे विद इन नेक्स्ट 18 मंथ्स। तो 31 मार्च 2024 से यहाँ पर कही जा रही है, तो मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर हमारा है ये पूरा एंड हो जाएगा मार्च तक। एंड उसके बाद यहाँ पर 6 महीने और आप लोग जोड़ लो, मतलब FY26 का H1 तक का यहाँ पर जो कोटा है इनका कंप्लीट हो चुका है। एग्जीक्यूशन जो है ये इतने समय तक चलने वाला है ये ऑर्डर बुक का, ठीक है। एंड यहाँ पर FY24 के बाद से जो ऑर्डर्स मिले हैं उसकी गिनती भी नहीं हो रही है, ये आप लोग समझ कर चलो, ठीक है। यहाँ पर FY24 की ही बात हो रही है सिर्फ। देखो 31 मार्च 2024 तक के जो ऑर्डर बुक हैं वो यहाँ पर कही जा रही है, बाकी बाद में जो ऑर्डर्स मिले हैं उसकी गिनती अलग होगी। एंड उसके बाद यहाँ पर कही जा रही है एडिशनल ऑर्डर्स रिसीव्ड ड्यूरिंग Q4 FY24 अप्रोक्सीमेटली 250 करोड़, ठीक है। जिसमें यहाँ पर देखो हरियाणा के माध्यम से 157.6 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं और महाराष्ट्र के माध्यम से 93 करोड़ के। अच्छी बात है, ये एडिशनल ऑर्डर्स हैं जो कि Q4 FY24 के अंदर रिसीव हुए हैं कंपनी को, ठीक है। तो देखो दोस्तों ओवरऑल यहाँ पर अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो बिजनेस काफ़ी बढ़िया है, सेक्टर भी बढ़िया है, डिमांड फ्यूचर में डेफिनेटली इस सेक्टर की रहने वाली है। और कंपनी का जो बिजनेस है ना ये वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। लाइक यहाँ पर अगर हम कहें कि वाटर पंपिंग के अंदर तो अलग अलग प्रकार के वाटर पंपिंग के अंदर कंपनी काम करती है। जो सोलर पंप्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है, फिर नॉर्मली जो वाटर पंप्स होते हैं सबमर्सिबल वगैरह उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है, अलग अलग प्रकार के मोटर्स एंड कंट्रोलर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, ईवी के अंदर भी कंपनी काम करती है। तो देखा जाए तो कंपनी का जो बिजनेस है ये वेल डाइवर्सिफाइड है, ठीक है। बिजनेस के हिसाब से चलो बढ़िया है। अब चलो यहाँ पर हम कंपनी के फंडामेंटल रेशियोज को डिस्कस करते हैं।
यहाँ पर देखो मार्केट कैप 12,596 करोड़ की है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी 38.3 की, इंडस्ट्री पी 43.9 की। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये कम है, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम मीडियन पी के साथ कंपेयर करें तो 5 ईयर्स की मीडियन पी है 25.5 की। तो मीडियन पी के कंपेरिजन में स्टॉक की जो पी है ये ज़्यादा है। फिर यहाँ पर हम पीज रेशियो की बात करें तो ये भी थोड़ा ज़्यादा है 1.49 की। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन फिलहाल थोड़ी एक्सपेंसिव है। अब यहाँ पर हम आरओसी की बात करें तो 31.4%, आरओई 24.2%, बढ़िया है। फिर यहाँ पर प्रोमोटर्स होल्डिंग 51.6%, प्लेज परसेंटेज 0 है, चलो ठीक है। करेंट प्राइस 1048, 52 वीक हाई 1398 और लो है 174 की। बुक वैल्यू 78.4 रुपये की। डेप्ट है 162 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.17 की। तो चलो बढ़िया है, डेप्ट कुछ खास नहीं है और डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है ये भी बढ़िया है। फ्री कैश फ्लो यहाँ पर माइनस में -4.26 करोड़ की। एंड उसके बाद यहाँ पर डिविडेंड यील्ड 0.06% की, फेस वैल्यू 10 रुपये की, ईपीएस है 27.7 रुपये की। ओवरऑल यहाँ पर हम फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर 2022 से लेकर टीटीएम तक की डेटा को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देखो सेल्स के अंदर 1179 करोड़। फिर यहाँ पर 2023 में सेल्स में गिरावट आई, 968 करोड़ पर पहुंच गई। फिर यहाँ पर 2024 में वापस से बढ़ोतरी देखने को मिली, 1371 करोड़ पर सेल्स पहुंच गई। फिर टीटीएम में 2307 करोड़। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पिछले 3 साल की बात करें तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर 2023 के अंदर सिर्फ डिप हुई है थोड़ी। ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी उसी प्रकार से 65 करोड़ यहाँ पर डिक्लाइन हुई थी सेल्स के अंदर, तो प्रॉफिट के अंदर भी डिक्लाइन हुई है, 24 करोड़ की हो गई। फिर यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले बहुत ही शानदार तरीके से 142 करोड़ और फिर 329 करोड़। ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 2023 के अंदर गिरावट आई है इधर, लेकिन बाकी सब यहाँ पर हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ पर जो ओपीएम की परसेंटेज है ये भी बढ़ रही है। यहाँ पर 9% यहाँ पर गिरावट आई थी सेल्स में भी और ओपीएम के अंदर भी। ठीक है। 9% से घटकर 7% हो गया, लेकिन फिर यहाँ पर 16% हो गया बढ़कर और फिर 21%। तो इस वजह से प्रॉफिट के अंदर भी उसी प्रकार से शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिली है। ठीक है। अब यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ को डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। पास्ट 10 ईयर्स में 17% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रही है, पास्ट 5 ईयर्स में 20%, पास्ट 3 ईयर्स में ओनली 14%, बाकी यहाँ पर टीटीएम में 202%। फिर यहाँ पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, 19%, 26%, 23% एंड 1500 और 17%। ठीक है। तो बढ़िया है ओवरऑल। ठीक है। एंड फिर यहाँ पर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है और इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स भी उसी हिसाब से शानदार तरीके से पास्ट में मिले हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इधर कुछ खास नहीं है, एवरेज है, इधर थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, बैलेंस शीट को डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो देखो दोस्तों कैश रिजर्व की बात करें तो फिलहाल कैश रिजर्व है कंपनी के अंदर 922 करोड़ की, और कैश रिजर्व की तुलना में बोरोइंग्स की बात करें तो 162 करोड़ की है। चलो बढ़िया है, बोरोइंग्स की तुलना में कैश रिजर्व जो है कंपनी के पास ये ज़्यादा है। टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करें तो 1850 करोड़ की लाइबिलिटीज़ हैं टोटल कंपनी के अंदर। एंड अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स के अंदर भी ग्रोथ ठीक ठाक तरीके से हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर डिक्लाइन हुई थी, 864 करोड़ थी एसेट्स, 864 करोड़ की। एंड उसके बाद यहाँ पर ये घट गई थोड़ी, 725 करोड़ पर पहुँच गई। एंड उसके बाद यहाँ पर काफ़ी शानदार तरीके से ग्रोथ देखने को मिली, लगभग डबल हो गया यहाँ पर एसेट्स के अंदर, 1450 करोड़ और फिर यहाँ पर 1850 करोड़। तो 1850 करोड़ के एसेट्स हैं अभी कंपनी के पास, बढ़िया है। अब यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम प्रोमोटर्स की बात करें तो देखो प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग्स हैं ये 51.57% पर काफ़ी टाइम से स्टेबल हैं। ठीक है। एफआईआईज के द्वारा यहाँ पर ट्रिम देखने को मिले हैं दिसंबर के क्वार्टर में, 3.36% से घटकर 3.16% पर इनकी होल्डिंग्स हो चुकी है। फिर डीआईएच की बात करें तो डीआईएच के द्वारा भी ट्रिमिंग देखने को मिल रही है, 6.79% से घटकर 5.27% पर इनकी होल्डिंग्स हो चुकी है। वैसे यहाँ से ही देखें तो लगातार इनकी जो होल्डिंग्स है ये घटते जा रही है। ठीक है। तो खरीद कौन रहा है? खरीद रहा है यहाँ पर पब्लिक की जो होल्डिंग्स है ये अभी अप्रोक्सीमेटली 40% पर पहुंच चुकी है। तो आगे ये आपको थोड़ा ट्रैक करते रहना होगा कि एफआईआईज एंड डीआईएच की जो होल्डिंग्स है ये और ज़्यादा ट्रिम ना हो। ठीक है। ये ध्यान में रखकर चलना होगा। अभी भी देखा जाए तो ठीक ठाक परसेंटेज में है इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग्स। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम
टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट रूल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको ये कंपनी अब पसंद आ रही है, इन्वेस्टमेंट के लिए इच्छुक हो, तो सबसे पहले एक जरूरी काम आपको ये करना है कि इनके पीयर्स के साथ एक बार आपको कंपैरिजन जरूर से कर लेना है, ठीक है। एंड कंपेयर करने के बाद हो सके तो आपको इसके कंपैरिजन में कोई दूसरा स्टॉक पसंद आ जाए, ठीक है। अगर वो पसंद नहीं आता है, यही पसंद आता है, तो क्या हम यहाँ पर बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसा ना हो कि आपने अपनी पूरी जमा पूंजी यहाँ पर लगा दी। तो इस गलती को करने से बचना है, सोच समझकर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो मोटा मोटी देखो, ये कोई मतलब रूल नहीं है कि यहाँ पर इतना ही होना चाहिए, लेकिन रिस्क को मैनेज करने के लिए इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग एलोकेशन देकर चल सकते हैं। मैक्सिमम 2 to 4% का ही टोटल पोर्टफोलियो का वेटेज देंगे ऐसे स्टॉक्स में, ठीक है। इससे हमारा जो रिस्क है वो कम होगा। एंड अगर आप इससे ज्यादा वेटेज देते हो तो उसी के अकॉर्डिंग रिस्क भी यहाँ पर आपकी बढ़ेगी, ये ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। एंड दोस्तों देखो, यहाँ पर कोशिशें ये होनी चाहिए कि बेटर से बेटर डिस्काउंट्स के साथ यहाँ पर हम बाइंग करें ताकि हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिले, ठीक है। अब चलो टेक्निकल्स को समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर होगी कि यहाँ पर हम जो भी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं। इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाई या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशन आपको नहीं दी जा रही है। तो इसलिए वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है, साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, अभी क्या है, इस स्टॉक के अंदर हमें अप ट्रेंड देखने को मिल रही है। अभी भी जो ट्रेंड है ये चेंज नहीं हुई है। गिरावट आई है 52 वीक हाई के लेवल से काफी ज्यादा, यहाँ पर तकरीबन 24 to 25% की करेक्शन पर स्टॉक अभी अवेलेबल है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो ट्रेंड है ये अभी तक चेंज नहीं हुई है। कब हम ट्रेंड को चेंज समझकर चल सकते हैं? जब यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है इसे ब्रेकडाउन मिल जाए नीचे साइड में बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, तब। अभी यहाँ पर ट्रेंड जो है ये चेंज नहीं हुई है। एंड यहाँ पर 24 to 25% की डिस्काउंट मिल रही है। तो क्या यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर दें? बिल्कुल नहीं। अभी देखो यहाँ पर समझो पहले क्या क्या आपके पास रास्ते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फर्स्ट, यहाँ पर आपके पास रास्ता ये है कि Q3 के नंबर्स आने वाले हैं कंपनी के, मे बी 24 जनवरी को, ठीक है। साथ ही साथ 1 फरवरी को बजट भी है। तो बजट के अंदर किसानों के लिए किस प्रकार से गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है वो मिलती है, वो ध्यान में रखने वाली बात होगी, ठीक है। जिस प्रकार से पीएम कुसुम योजना के तहत इस कंपनी को काफ़ी बेहतरीन तरीके से फ़ायदे मिले हैं, उसी प्रकार की योजनाओं के तहत अगर और भी बेहतरीन फ़ायदे मिलने के चांसेज होते हैं तो अच्छी बात होगी। फिर बजट में अगर उस प्रकार की कुछ भी अच्छी न्यूज आती है तो फिर ये जो कंपनी है इसके अंदर काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर वैसी चीज़ें नहीं हुई तो फिर इसके शेयर प्राइस में बड़ी गिरावटें हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ Q3 के जो नंबर्स हैं ये अगर वीक आते हैं तो यहाँ पर गिरावटें आ सकती हैं। तो इसलिए Q3 एंड बजट के हिसाब से अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हो तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। Q3 एंड बजट की कंफर्मेशन के बाद अगर आप एंट्री लेते हो तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप चाहो तो अभी यहाँ पर फर्स्ट SIP कर सकते हो। एंड अगर फिर Q3 या फिर बजट की वजह से स्टॉक के अंदर और भी ज़्यादा गिरावटें आती हैं तो आप अपना अगला SIP कर सकते हो, ठीक है। लाइक अभी देखो 24 to 25% की डिस्काउंट तो मिल रही है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर एक सपोर्ट की लेवल बनती है 1000 पर। तो 1000 के लेवल पर अगर आप लोग बाइंग करते हो तो सपोर्ट का लेवल है। एंड डिस्काउंट अभी के कंपेरिजन में और भी बेहतर मिल जाएगा। अभी भी डिस्काउंट ठीक है, लेकिन सपोर्ट के लेवल पर बाइंग करते हो तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट SIP करके चल सकते हो, ठीक है। एंड फिर यहाँ पर आप लोग चाहो तो ये नेक्स्ट सपोर्ट की जो लेवल है ये 900 के तकरीबन है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो ट्रेंड लाइन है ये 870 से लेकर 900 का जो लेवल है ये एक सपोर्ट का लेवल है। तो यहाँ पर आप अपना सेकंड SIP करके चल सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर SIP करके चल सकते हैं, ठीक है। और ये रही हमारी आज की वीडियो शक्ति पंप्स स्टॉक के ऊपर। अभी हमने फुल एनालिसिस किए हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।